हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और थर्मोडायनेमिक डीपीपी नंबर 7 नंबर में हम लोग वर्क से रिलेटेड देखेंगे। जितना भी अब चल रहा है पहले से लेके छठे तक पहुँचे हैं, सब टॉपिक है। तो आप देखोगे कि आपको 10-10, 15-15 सवाल मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के। तो इस टॉपिक पे जो वर्क से रिलेटेड होगा इसमें हम लोग देखेंगे, और वर्क और हीट और आपका टेम्परेचर, इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपको मिलने होंगे 2-3 डीपीपी के अंदर मैं कवर करूंगा, ठीक ना। तो 10 सवाल अभी देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से थोड़ा थोड़ा अप करेंगे उसमें। तो सवाल नंबर पहला हमारा ये है कि कह रहा है कि वर्क इन्वॉल्व इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ऐसे पहले छोटे छोटे ही सवाल आपसे रहते हैं फॉर्मूले बेस्ड। तो आप ध्यान से देखिएगा कि आपसे कह रहा है कि रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल और एक्सपेंशन है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आप कहते हैं क्या हो यहाँ पे कि W इजकल टू माइनस पी इंटरनल डी, है ना। और इसको फॉर आइडियल गैस की बात हो रही है तो पी वी इजकल टू क्या हो जाएगा, आर टी या फिर एन आर टी। एन है तो एन आर टी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एन आर टी वाई वॉल्यूम। ठीक है, तो यही पी की वैल्यू हम यहाँ पे उठा के डाल देते हैं। तो डाल के देखें क्या होगा। तो पी इंटरनल की जगह पे मैं एन आर टी और आपका डी वी वाई वी लिख दिया भाई। प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपने क्या देखा है कि ये क्या होता है कि स्लो प्रोसेस होता है, टाइम टेकन होता है और इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसका इंटीग्रेट कर सकते हो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, है ना। अब यहाँ पे देखो, आपको सिंपल से कैलकुलस आनी चाहिए। जो बच्चे बायो के हैं उनको समझ में आ जाए कि जैसे डी एक्स बाई एक्स होता है, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं x1 से x2 तक, तो इसको हम लोग ln x ऐसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, ln x, तो ये वैल्यू हमारी ln x आती है। तो ऐसे ही dv बाई v है, तो ये हमें क्या दे देगा, w इजकल टू, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस एन आर टी ln v फाइनल अपॉन में v इनिशियल। ठीक है भाई, ln के टर्म में। अब यहाँ से यहाँ सीधा आ गया, इसमें तो कम से कम इतना तो मालूम होगा ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहीं पे जो ln x ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ना। बायो वाले थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ लगी हुई है, तो हमारा ये होता क्या है कि हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट यहाँ पे x की वैल्यू x2 है ना, माइनस लोअर लिमिट x1 है। तो ये हमारा सिंपल सा कैलकुलस है, सिंपल सी गणित है जो आपको आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ln m माइनस ln n, तो क्या हो जाएगा ln m बटा n, यही होता है ना। तो इसको मैं x2 बाई x1 लिख सकता हूँ। तो वही मैंने कर दिया यहाँ पे ln x2 बाई x1 v फाइनल a। तो आपने देखा यहाँ पे आपका क्या है, w इक्वल टू माइनस एन आर टी ln v फाइनल और v इनिशियल। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। यही अगर लॉग में होता तो आप सिंपल सा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग लिख देते। ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आप 2.303 का गुणा कर देते, तो ये आपका आ जाता क्या, लॉग में। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन पे आपने ये दिखा कि आपके जो W है वो W माइनस आई वी। इट मीन्स कि ये माइनस आपको क्या बता रहा है, ये माइनस आपको बता रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। बाय द सिस्टम आपका क्या हुआ, काम हुआ है, सिस्टम ने काम किया है, ना कि आप सिस्टम के ऊपर काम किए हो ना, सिस्टम के द्वारा हुआ है काम, बाय द सिस्टम। यही एक्सपेंशन कंप्रेशन में बदल जाता तो ये वैल्यू क्या आ जाती, प्लस की एन आर टी। ठीक है भाई, तो पहला आपका हो गया। कुछ ऐसे सवाल होते हैं कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया है। कह रहा है कि द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल गैस है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो बता दीजिए वर्क डन क्या होगा। तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो आप लोग ये कर सकते हो कि एन आर डेल्टा टी, ये हमारा वर्क डन जो होगा, ये वर्क डन ये आता कहाँ से, पी डी वी से आता है। आप देख सकते हो पी डी वी बराबर आप एन आर या फिर पी डेल्टा वी बराबर एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो। तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने यहाँ से उठा ली है। तो यहाँ पे आपने देखा 1 मोल
2r और टेम्परेचर जो चेंजेज है 2r, तो आपने यहाँ पे 2r कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ से हो जाएगा काम आपका। ठीक है, चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा ये बात समझनी पड़ेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के बिहाफ पे ये सवाल होने हैं आपके ना। तो देखिए लिखा तो बहुत लंबा चौड़ा है कि 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली, है ना, और एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रहा है P1 V1 T1 से लेकर P2 V2 T2 तक रिस्पेक्टिवली। इफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज CV, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज। इसकी बात हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रहा है, और एडियाबेटिक में आपका क्या होता है, Q 0 होता है, जो आपने हीट कहा है वो 0। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, अब आप मेरा सर पकड़ोगे, सर नहीं मेरा कान पकड़ोगे और अपना सर पकड़ोगे जी, अगर मैं कहूँ कि ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, तो आप तो जान खा जाओगे। इस हिसाब से Q इज इक्वल टू DQ माइनस आपको W दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये इस हिसाब से तो आपको यही दिखता हुआ नजर आ रहा है कि जो हम हीट दिए हैं वो हीट वर्क करने में और बची खुची हीट हमारी इंटरनल एनर्जी के रूप में खर्च हो जाती है। मतलब हीट जो दिया है वर्क हो गया और जो बच गई इंटरनल एनर्जी में। तो यही आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हो ना। तो आप देखोगे नेट पे देखोगे या फिर बहुत जगहों पे फिजिक्स में भी लोग कहते हैं, आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको अलग सा दिखता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसे दिखता हुआ नजर आएगा, आप देखोगे कि DQ DU प्लस ये आपको दिखता हुआ नजर आएगा, है ना, ऐसा। वो भी सही है, ये भी सही है। बात यह है कि आप बाय द सिस्टम बात कर रहे हो कि ऑन द सिस्टम बात कर रहे हो। ये बिल्कुल बात सही है कि जो मैं हीट दूंगा वो वर्क में कन्वर्ट होगा और इंटरनल एनर्जी में। तो हीट बराबर वर्क और इंटरनल एनर्जी ही होगी, लेकिन जो वर्क है वो बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है, बस बात उतनी ही है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये मैं आपको रेफरेंस KL कपूर की बुक से दे रहा हूँ, आप देख लेना, वहाँ पे ऐसा ही है, नेट वगैरह पे भी है, लेकिन आपको यहाँ पे फिर देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि ये W जो है आपका ये ऑन पे है या फिर बाई पे है ना। तो यहाँ से आप लोग लेकर चलिएगा, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो तो यहाँ से आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यही चीज़ अगर आप थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ तो यही जो हमारा Q है DU प्लस लिख कर मैं ऐसे -W लिख दूँ, तब क्या दिक्कत है? ऐसे लिख दूं, क्या दिक्कत है आपको कि हीट आपकी इंटरनल एनर्जी और वर्क दोनों के योग के बराबर ही है। मैंने योग कर दिया, धन कर दिया, ऐड कर दिया, -W ये इस बात को इंडिकेट करवा दिया कि ये बाय द सिस्टम हो रखा है। तो वही बात है कि अगर आपने यहाँ पे जहाँ मैं पहले लिखा था वहाँ पे अगर आपने +W DQ लिखा हुआ है तो वो ऑन द है या बाय द है उस पर मैटर करेगा। तो हमें यहीं से उठाना पड़ेगा भाई, ठीक है। जब हम यहाँ से उठाएंगे और एडियाबैटिक प्रोसेस हम बोल रहे हैं तो हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा ये 0 हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस जब होगा तो आप क्या कर दोगे, इसको 0 Q को। जब Q 0 हो जाएगा तो हमारा जो DU है वो किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, DU W के बराबर हो जाएगा। अब जब DU W के बराबर हो जाएगा तो ये जो वर्क होता है DU हमारा CV T2 माइनस T1 होता है, CV DT होता है ना, T2 माइनस T1। तो बेसिकली ये T2 माइनस T1 आपको देना था कि वर्क जो होगा। यहाँ पे आपको देखो T1 माइनस T2 है, इसको T2 माइनस T1 ही कर लीजिएगा और देखोगे तो आपको ये T1 माइनस T2 भी करके बताया गया है। T1 माइनस T2 करके बताने का वजह रहा है कि आपको ये वाली जो बात है, ये जो बात दी गई है यहाँ पे जो आपका ये
क्यू प्लस डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और ये आपने जीरो कर दिया एडियाबैटिक में, तो माइनस डी यू बराबर डी डब्ल्यू। तो ये डी यू है, माइनस आगे लगा हुआ सी वी, टी टू माइनस आप टी वन करोगे और इक्वल टू डी यू। तो अभी माइनस लगा हुआ तो ये सी वी क्या हो जाएगा, टी वन माइनस टी टू। ये कुछ इस तरीके से भी बातें की गई हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो हमने बस ये बात की है कि हम सिस्टम से काम ले रहे हैं, इस वजह से हमने उसको माइनस डब्लू कर दिया है, राइट। तो आपको परेशान नहीं होना और इसमें बहसबाजी भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर पे है कि द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंज इनटू अनदर। सिस्टम और सराउंडिंग चेंज नहीं होता भाई, ये मतलब नहीं है हमारा रिवर्सिबल का कि चेंज हो जाएगा। दूसरा है देयर इज नॉट बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बिना बाउंड्री से आप कैसे डिसाइड करोगे? एक सिस्टम को बाउंड्री से, एक सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाली चीज़ बाउंड्री है। वो चाहे रियल बाउंड्री हो, चाहे इमेजिनरी हो, चाहे फिक्स बाउंड्री हो, चाहे मूवेबल बाउंड्री हो, चाहे आपकी डेफिनेट बाउंड्री हो, इनडेफिनेट बाउंड्री हो, सब एक ही बात है। आपको अलग करने के लिए सबकी सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी बाउंड्रीज की। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है आपका। द सराउंडिंग इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद सिस्टम। हाँ, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ये बात बिल्कुल सही है ना। द सिस्टम चेंज इन सराउंडिंग रिस्पॉन्ड, मतलब ये कह रहा है कि सिस्टम सराउंडिंग में बदल जाएगा। नहीं भाई, ये ऐसा नहीं होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी इसका, ठीक है, सी लगा लीजिएगा आंसर। और पांचवा सवाल आते हैं। पांचवा सवाल थोड़ा सा जल्दी आ गया, यहाँ पे कैन नॉट लिख दिया है, क्या कार्नॉट होगा भाई ये ये कार्नॉट है। कार्नॉट साइकिल जो होता है, आप लोग एंट्रोपी की तरफ पढ़ते हो उसको। तो आप जब एंट्रोपी पे आओगे ना, कार्नॉट साइकिल इफिशिएंसी वगैरह से सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उसी का ग्राफ है। तो ये जो पहला वाला ग्राफ है, ये आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल में एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर यहाँ पे आइसोथर्मल का ये जो थर्ड, पहला और थर्ड, ये आइसोथर्मल का ही होता है कर्व। आप कार्नॉट पढ़े होगे, वहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा जल्दी आ गया है। तो आइसोथर्मल ए भी है और आइसोथर्मल ए भी है। बेशक एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात हम बाद में करेंगे। एडियाबैटिक ए भी है और एडियाबैटिक ए भी है, ठीक है। तो हमारा जो पहला एंड तीसरा ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और दूसरा एंड चौथा एडियाबैटिक है, ये हमारा एडियाबैटिक है। कह रहा है कि गिवन फिगर ऑफ कार्नॉट साइकिल बाय आइडियल गैस के लिए आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच द चेंज इन इंटरनल एनर्जी नॉन जीरो, मतलब इंटरनल एनर्जी जिसमें जीरो नहीं है। तो इसने क्या किया, आपको हिंट दे दिया कि जैसे देखिए डेल यू इक्वल टू आपका क्या होता है, सी वी डी टी, ये होता है ना इंटरनल एनर्जी सी वी डी टी। अगर आपने टी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, अगर टी हमारा कांस्टेंट हो गया तो डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डी टी का जीरो होना मतलब हमारा डी यू का जीरो होना, डी यू का जीरो होना। तो ये टी कांस्टेंट कब होगा, आइसोथर्मल में। मतलब ये कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं आइसोथर्मल बोल दूंगा तो वहां तो जीरो हो जाएगी ना, आइसोथर्मल पे जीरो हो जाएगी। तो एडियाबैटिक पे क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो ये जो हमारा दूसरा वाला और चौथा वाला है एडियाबैटिक है ना। तो यहाँ पे आपका वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वो वैल्यू वर्क के बराबर होगी, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई इसमें, इसमें आंसर हो जाएगा आपका दूसरा और चौथा। ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, दूसरा और चौथा एडियाबैटिक का, ठीक है। छठे नंबर पे आइए। ये सवाल है, बताइए ए सैंपल ऑफ आर्गन गैस, आर्गन आपकी मोनोएटॉमिक गैस है एट 1 atm। पहले आपने जब भी फिजिकल किया करो ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर गिवन डेटा जरूर लिखा करो। क्या गिवन है, क्या है आपको दिया हुआ गिवन डेटा। आर्गन मोनोएटॉमिक गैस है, सबसे पहली बात है कि मैं मोनोएटॉमिक लिख देता हूँ,
मोनोएटॉमिक गैस आर्गन, जिसके लिए गामा की वैल्यू 1.66 होती है। और आपको प्रेशर दे रखा है 1 atm, 1 atm प्रेशर गिवन है, और टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको केल्विन में बदल लीजिए 273, तो ये आपका हो जाएगा 300 केल्विन, 300 केल्विन हो जाएगा। रिवर्सिबल और एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल और एडियाबैटिक प्रोसेस है भाई। और जो वॉल्यूम है आपका, इनिशियल जो वॉल्यूम है वो 1.25 लीटर, और फाइनल वॉल्यूम जो है आपका वो है 2.50 लीटर। द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस CVM फॉर आर्गन इज, मतलब आपको CV की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ पे CV की वैल्यू गिवन है 12.48, और आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस। आपका एंथैल्पी पूछा हुआ है, डेल H की वैल्यू पूछा हुआ है भाई। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, डेल H जो होगा हमारा वो क्या होगा, NCP/dt। बोलो भाई, NCP/dt होगा ना, ध्यान से समझना, NCP/dt होगा, और N हमारा मोल है। मोल के लिए देखो यहाँ पे P दिया हुआ, T दिया हुआ, V इनिशियल V है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, PV इज इक्वल टू NRT। तो N बराबर क्या हो जाएगा, PV अपॉन में PV अपॉन में RT। P आपने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 atm, देखो यहाँ पे 1 atm गिवन है ना, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा रफ कर दूं इधर। P हमें 1 atm गिवन है, 1 atm, तो आपने N के लिए क्या किया, 1 atm ले लिया। वॉल्यूम आप यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम ले लो जो आपका 1.25 है, 1.25 है, अपॉन में, अब देखो लीटर है और यहाँ पे प्रेशर क्या है, एटीएम में है, तो जो R की वैल्यू आप लोगे किस में लोगे, लीटर एटीएम वाले, 0.0821। यहीं पे आधे लोग दिमाग खराब कर लेते हैं अपना, यहीं पे क्या करेंगे 8.314 उठा के ऐसे झोंक देते हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाता है भाई, जूल हो जाएगा ना फिर वहाँ पे। और आप यहाँ पे देखो आपका क्या है, प्रेशर एटीएम में है, लीटर में वॉल्यूम है, तो लीटर एटीएम वाली आपको रखनी है, तो ये रख दोगे आप, और T आपका 300। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये N की वैल्यू गिवन होगा, तो N की वैल्यू मैं आपको कैलकुलेटर से निकाल के बता दे रहा हूँ, आप भी निकालिएगा, देखिएगा कितना आ रहा है, 0.05075, 0.05075, ये N की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है भाई। आपने पहला काम कर लिया, फतेह कर लिया आपने, किस चीज़ के लिए, N के लिए। अब CP पे आप क्या करो, चढ़ाई करो। फिर डेल्टा T का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो NCP, डेल्टा T का मतलब क्या हुआ, T2 माइनस T1 हुआ भाई, डेल्टा H। और आपके पास में T1 गिवन है 300 केल्विन, तो आपकी तो पहली लड़ाई आपने देख ली कि N निकाल लिया आपने, आपको ये वाली बात तो गिवन है। अब दो ये चीज आपको जरूरत पड़ रही है कि कहीं से T2 लगा दो और कहीं से CP ले आओ, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू NR होता है, बोलो बोलो यार, ध्यान से देखो, ध्यान से, आपका CP माइनस CV इज इक्वल टू NR, पक्की बात है। तो CP चाहिए, चलिए CP ले आते हैं, आ ही जाएगा। तो CP इज इक्वल टू CV प्लस NR, बोलो। और CV कितना दे रखा है यहाँ पे, देखो कितना दे रखा है, 12.48 जूल पर केल्विन पर मोल दिया हुआ है, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल। तो अगर मैं यहाँ पे N रख दूंगा तो R वाले में जो पर मोल है, इसका मोल और इसका पर मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, और जूल पर केल्विन हीट कैपेसिटी पे एक बार बोला था मैं आपसे,
हीट कैपेसिटी जब पढ़ा रहा था वहाँ पे बोला था कि जो आपकी यूनिट है उसी में से आप माइनस करोगे, तो यहाँ से आपको n हटाना पड़ेगा भाई, ये आपकी मजबूरी है, नहीं तो आप यूनिट में क्या करोगे, आप गड़बड़ कर दोगे। तो अब r की वैल्यू आपको किस में चाहिए, r की वैल्यू आपको जूल में चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, प्लस का 8.314, अब जूल पर केल्विन पर मोल। बहुत बैठे होंगे कि हमने n गायब क्यों कर दिया भाई, सुनो देखो, अगर मैं n का गुणा करता तो n मोल होता ना, और n मोल, ये मोल और ये पर मोल कैंसिल नहीं हो जाता, तो क्या बचता, जूल पर केल्विन, और यहाँ पे जूल पर केल्विन पर मोल कैसे घटता, नहीं घटता ना, इसलिए मैंने यहाँ पे n को गायब कर दिया था। यूनिट, यही तो खूबसूरती है फिजिकल केमिस्ट्री की भाई, यूनिट सब कुछ जानते रहो और यूनिट में ही आप क्या करोगे, कच्चा खा जाओगे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका Cp इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, 12.48 प्लस 8.314, आप जोड़ दो, देखो कितना आ रहा है, एक बार हमको जोड़ के आप बता दो। 20.78 आ रहा है, 20.78, एक इसकी वैल्यू आ गई भाई, Cp की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। n आपने निकाल लिया, आपने Cp निकाल लिया, n मालूम चल गया, Cp मालूम चल गया, T1 मालूम है। अब आपकी अगली लड़ाई T2 की। अब कहोगे सर कितनी लड़ाई लड़नी है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है, बहुत कुछ निकलवा रहा है, इस सवाल से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो इधर का मैं रफ कर रहा हूँ, आप n की वैल्यू और Cp की वैल्यू आप देखिएगा कि ये यूज कहाँ से होगा। और अब ये T2 निकालना है भाई, अब हम T2 निकालने की तरफ जा रहे हैं। तो T2 के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास में कुछ रिलेशंस होते हैं जो आपको देखना पड़ेगा, जैसे P और V के बीच में रिलेशन जो होता है TV पे गामा, है ना, और T पे V के साथ में TV पे गामा -1 है, तो ऐसे P के बीच में और V के बीच में आप हमें बता दो क्या होता है रिलेशन T के बीच में और P के बीच में। देखो भाई, T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू P2 अपॉन में P1 गामा -1, ये होता है, ठीक है, T1 T2 P2 अपॉन में P1 और गामा -1, ठीक, ये बात समझ में आ गई। सॉरी P2 क्यों लिख दिया, P2 क्यों लिख दिया, V2 -V1 होगा ना, वॉल्यूम दे रखा ना यार, ये होता है ना TV पे गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर नहीं है, प्रेशर के टर्म में तो अलग बात हो जाएगी, V2 -V1 हो जाएगा। V2 आपका क्या है 2.5 और 1.25, ये वाली वैल्यू, और देखो गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए 1.66, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटा दूँ, क्या n बराबर लिख दूँ, थोड़ा साइड में कर दूँ। आप कहोगे पता नहीं क्या कराते रहता है मास्टर, इसमें क्या करें भाई, टॉपिक ही ऐसा है ना, ऐसा टॉपिक ही है गणित। देखो T1 आपको दे रखा है कितना 300 केल्विन, अपॉन में आपको T2 फाइंड आउट करना है, V2 आपको दे रखा है 2.5, 1.25 और गामा 1.66 -1। तो अब इस हिसाब से ये आपका क्या हो गया 300 डिवाइड बाई T2, और ये हो जाएगा क्या 2 और 0.66। कैलकुलेटर लेके सॉल्व कर लेना भाई, अगर कैलकुलेटर वाला एग्जाम होगा तो कैलकुलेटर वाला ही एग्जाम में मिलेगा, अगर आपका एग्जाम में कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, आप ऐसे एग्जाम में बैठ रहे हो जहाँ पे आपको कैलकुलेटर ही अलाउ नहीं है, तो भैया बेफिक्र रहो, मत पढ़ना इसको मत करना, नहीं आएगा, इतना गुणा गणित कहाँ से करोगे। तो T2 की वैल्यू है कुछ समथिंग 188 मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया था जिससे आपको आपका समय बचा सकूं। तो T2 की वैल्यू 188.5 आई है। अब 188.5 अब आप T2 भी ले आए, अब बहुत बढ़िया, आपने पूरी बारात लगा रखी है, N ले आए, क्या क्या ले आए, N ले आए, Cp ले आए, T2 ले आए, पूरे के पूरे बारात अब हाजिर। अब चलिए थोड़ा सा रख देते हैं वैल्यू और देखते हैं क्या आता है ना।
अच्छा, एक बात ये भी है कि इस तरीके के न्यूमेरिकल करोगे जब आप ना, तो उसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे और आपका क्लियर होता चला जाएगा। इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस बहुत मांगता है। इवन फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, कुछ भी हो, प्रैक्टिस तो मांगता ही भाई। डेल्टा एच एन की वैल्यू 0.0507, 1 2 3 4, 4 डिजिट बहुत है। सीपी की वैल्यू कितनी थी भाई, गुड़ा सीपी की वैल्यू 20.78। T2 की वैल्यू कितनी है, 188.5। और T1 की वैल्यू है कितना, 300 केल्विन। बोलो यार, पूरी की पूरी पलटन लग गई। जब ये पूरी की पूरी पलटन एक सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कम में से ज्यादा घटा रहे हो तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, है ना। कम में से ज्यादा घटा रहे हो तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी। माइनस में समथिंग 117 ना, ये लगभग मैं लिख दे रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली ये कह भी रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली बताइए। तो लगभग लगभग 117 के आसपास, 115 116 जैसे भी आप 4 डिजिट ले लिए, 2 डिजिट ले लिए, तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन 15 से 17 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। और ये माइनस का साइन आपको यहाँ पे अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है ना, तो आप देखोगे तो इस हिसाब से आपका आंसर 117 जूल आ जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं 115 116, ये आपके ऊपर है कि आप 1 डिजिट तक ले गए, आप यहाँ पे 2 डिजिट तक, यहाँ पे 4, तो आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से पॉइंट के 4 डिजिट तक लेके जाते हो तो आपका क्या होता है, आंसर एक्यूरेट होता है। ठीक है, 7 नंबर पे आते हैं। ये अच्छा सवाल बन सकता है आपके लिए, इसमें बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। कह रहा है कि ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, है ना, ऑफ आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। पहली बात यह है कि जो जो बोले कीवर्ड्स, उस कीवर्ड्स पे आप बहुत बहुत ध्यान दिया करिए। आइसोथर्मल कह रहा है ना, आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर का कांस्टेंट होना, टेम्परेचर का कांस्टेंट होना। और जो ये du है मतलब U2 माइनस U1, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। यही बात तो है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी आपका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है ना। चलते हैं अब आगे बात करते हैं। टेम्परेचर डज नॉट चेंज, क्या पूछा है ड्यूरिंग, ये करेक्ट कि इनकरेक्ट। अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट है। कह रहा है कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो पहली बात क्या है कि आइसोथर्मल है तो कहाँ टेम्परेचर बदलेगा, तो पहला आपका ये सही हो गया। कह रहा है प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आप बहुत तरीके से देखते हो। यहाँ पे आप क्या देखो, एंट्रोपी के टर्म में देखो। अगर आप प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, एक्सपेंशन, तो रैंडमनेस बढ़ रही है ना, फैलाव बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। और एंट्रोपी बढ़ती है तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। जैसे आप लोग एंट्रोपी के समय में पढ़े होंगे, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल, ऐसे पढ़े हो ना। डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है जब सिस्टम और सराउंडिंग ग्रेटर देन, तो आप इसको क्या कहते हो, स्पॉन्टेनियस। ऐसी बात आप लोगों ने देखी है ना भाई। अब यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मेंशन नहीं है ना, कि सिस्टम और सराउंडिंग एंट्रोपी क्या हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जब एक्सपेंड करते हैं तो फैलाव होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और एंट्रोपी का बढ़ना स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाके इंडिकेट करना होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डज नॉट चेंज। देखो, एनर्जी चेंज का मतलब है कि जब आपने इनिशियली आपकी कुछ इंटरनल एनर्जी थी, एक्सपेंड की, और वो एनर्जी ये हुई, और चेंज की बात किया तो चेंज आपकी जीरो आई। मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी में आपने देखा कि कोई बदलाव नहीं देख रहा है। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, नहीं कोई परिवर्तन आया।
बात थी आइसोथर्मल की, इसलिए अगर कुछ और होती तो कहानी कुछ और बन सकती थी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनर्जी का कोई यहाँ पे आपको बदलाव नहीं दिखा, और एंट्रोपी इंक्रीज इसलिए हो रही है चौथे ऑप्शन में, आप कह रहे हो कि आपकी एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस हिसाब से आप इस पे सब पे लगा लो ऑप्शन, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है। 8वें नंबर पे आते हैं, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड। देखो बार बार मैं कह रहा हूं कि कीवर्ड्स पे आप अपना काम करोगे। कीवर्ड्स आपके क्या हैं? एक्सपेंड कह रहा है तो चलो ठीक है, एक्सपेंशन। और यहाँ पे आपको क्या कह रहा है? रिवर्सिबल प्रोसेस और आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली कहते ही आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर गया कि टी को कांस्टेंट करवा दिया इसने, टी को कांस्टेंट करवा दिया, मतलब डी टी हमारा 0 कर दिया, है ना। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है एंथैल्पी, तो डी एच बराबर क्या होता है? एन सी पी डी टी, और आपने डी टी को क्या कर दिया यहाँ पे? 0 कर दिया। जब डी टी आपका 0 है तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा। तो आपका प्रोसेस डी यू और डी एच ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में तो चाहे एंथैल्पी आपसे कह ले, चाहे आपसे क्या कह ले, इंटरनल एनर्जी, दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया 8 नंबर का सवाल हो गया। अब ये 9 नंबर का सवाल, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है, जब आपका प्रोसेस एडियाबैटिक है तो क्या होगा? क्यू तो 0 हो जाएगा, क्यू आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 हो जाएगा। अभी आपने क्या देखा था? क्यू बराबर क्या देखा था भाई? डी यू माइनस डब्ल्यू देखा था, ऐसे देखा था ना, या फिर डी यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू देखा था। तो जब ये वाली चीज 0 हो गई तो ये बराबर 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डी यू बराबर डब्ल्यू हो जाएगा। इस पे लड़ाई मत करना भाई लोग, ठीक है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप अपना किताब देख लेना, दिखा देना, कोई इशू नहीं है। सिस्टम पे या सिस्टम ऑन सिस्टम बाई सिस्टम पे आपका बहस हो सकती है, तो उस पर आपको ये सब नहीं करना है। आप यहीं से लेकर चलिएगा, आपका सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में आपका सही चलता चला जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यार इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत बताना है। कह रहा है कि वर्क अपीयर ओनली एट बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। जो वर्क डन है वो क्या? एरिया अंडर द कर्व, जो बाउंड्री है एरिया अंडर द कर्व, उसी की बात हम लोग कहते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है फॉर लिक्विड एंड सॉलिड द वैल्यू ऑफ ए। अब ये जो आपको कह रहा है ये डेल यू अपॉन में डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसी को आप लोग क्या कहते हो? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसको आप लोग पाई टी से डिनोट करते हो, और इसका नाम है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर गैसियस के रिस्पेक्ट में लिया गया है, क्योंकि इसकी वैल्यू आइडियल गैस के लिए 0 आती है, आइडियल गैस के लिए 0 आती है। और आइडियल गैस के लिए वैल्यू का 0 आना मतलब ये है कि उनके बीच में किसी भी तरीके का जो गैसियस मॉलिक्यूल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ना होना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो इंटरनल प्रेशर नहीं है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो गैस लिक्विफाई नहीं होती है। तो गैस के लिक्विफिकेशन में आपको ये देखने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। मतलब आप सिंपल सी बात है कि आपसे मैं पूछ दूं कि क्या ये गैस लिक्विफाई हो रही है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया पी वी माइनस वी इक्वल टू आर टी लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया, और मैं आपसे पूछ दूं और कोई कंडीशन ना दूं और आपसे कह दूं कि यार बताना क्या ये गैस लिक्विफाई हो पाएगी, कुछ भी नहीं दूं और बस यही दे दूं, कह दूं बोलो ये गैस लिक्विफाई हो पाएगी, तो आपको ना प्रेशर दिया है ना टेम्परेचर, कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया, बस इतनी बात की है। तो आपने क्या किया है कि इसके लिए, इस पर्टिकुलर गैस के लिए इसकी वैल्यू निकाल ली, और इसकी अगर वैल्यू, ये जो पाई टी है, अगर ये 0 आ जा रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, इंटरनल प्रेशर है ही नहीं, तो ये गैस लिक्विफाई नहीं होती है। तो लिक्विफिकेशन के लिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाके क्या होगी? लिक्विफाई होगी। तो इस तरीके के आपसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, इंटरनल प्रेशर से रिलेटेड। तो कह रहा है कि फॉर लिक्विड एंड सॉलिड द वैल्यू ऑफ ए 0, तो मतलब सॉलिड है तो सॉलिड के केस में इंटरनल प्रेशर की बात
और लिक्विड के केस में वो 0 हो ही जाएगा। गैसियस में रहता है तो कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू आती रहती है, इसलिए वो सही है। अब ये कह रहा है वर्क इन्वॉल्व इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क की बात कर रहा है, रिवर्सिबल के केस में वर्क की बात कर रहा है। तो हमारा W रिवर्सिबल हमेशा ज़्यादा होगा W इरिवर्सिबल से। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वर्क इन्वॉल्व इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस लेस देन, नहीं भाई ये होता है, ये होगा, लेस देन नहीं। वर्क का आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ज़्यादा मिलता है। मैं अगर आपसे एक बात पूछूं यहीं पे कि यार एक बात बताओ, क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल बन सकता है? ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए लैब है, आप केमिस्ट्री लैब में गए हो या किसी भी लैब के अंदर गए हो और आपसे मैं कह दूं कि यार रिवर्सिबल प्रोसेस में एक रिएक्शन लगाओ, तो आपको ये मालूम है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको काम ज़्यादा मिलेगा, वर्क ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में टाइम लगता है, समय लगता है ना, बात तो ये पता है आपको। तो अब मैं आपसे कह दूं यार रिवर्सिबल प्रोसेस आप जाओ यार और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना के दो, और आपको मालूम है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में मैं काम करूँगा तो ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और आप प्रोडक्ट के चक्कर में आप रिवर्सिबल रिएक्शन करना शुरू कर दिए, और रिवर्सिबल को आपको पता ही कि इतना स्लो हो गए कि आप मर जाओगे, आपके लड़के मर जाएंगे, वो पोते मर जाएंगे, तब भी रिएक्शन ही नहीं कंप्लीट हो रही। तो ऐसे प्रोडक्ट का क्या करना, ऐसे प्रोडक्ट का क्या ही करना जो हमारे यूज में ही नहीं है। तो हम लोग इरिवर्सिबल जो फास्ट रिएक्शन होती है, लेकिन उसका बैकड्रॉ क्या है कि उसमें प्रोडक्ट कम आते हैं, तो हम लोग करते क्या है कि इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है हमारा इरिवर्सिबल, उसी को हम लोग कई स्टेप में करते हैं। स्टेप वाइज अगर हम करने लगे तो उसकी जो इफिशिएंसी होगी वो रिवर्सिबल को अप्रोच करने लगेगी। मैं अगर आपसे एक स्टेटमेंट बोलूं कि एट इनफाइनाइट स्टेप पर, स्टेप मैंने बढ़ा दिया, अगर मैंने स्टेप को बढ़ा दिया तो यही इरिवर्सिबल का जो वर्क है वो कन्वर्ट होकर रिवर्सिबल के वर्क डन के बराबर हो जाएगा। आप जाके देखिएगा, मतलब मैं क्या बोल दिया, इनफाइनाइट स्टेप, इनफाइनाइट स्टेप, स्टेप इस पे अगर W जो रिवर्सिबल है वो आपका W इरिवर्सिबल के बराबर हो जाएगा अगर आपने ये स्टेप बढ़ा दिया। तो मैं कह दूं ऐसा ऐसा, हाँ ये जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन ये लैब के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लैब के अंदर जाना है तो इरिवर्सिबल में ही जाना पड़ेगा, और बस ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू मतलब स्टेप को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके 10 सवाल। अब अगले जो सवाल होने हैं हम लोग अगले डीपीपी में करेंगे, तो इसमें आपका वर्क और हीट और आपका टेम्परेचर से रिलेटेड सवाल आएंगे। जितना भी प्रोसेस हो सकता है आपका वो सारा का सारा रहेगा वर्क। अब इसके बाद में जैसे ही मैं वर्क को कंप्लीट करूंगा आपको जूल थॉमसन से रिलेटेड कुछ सवाल दे दूंगा। ठीक है, तो आपके फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ऑलमोस्ट सारा का सारा कवर अप हो जाएगा। कुछ छूटेगा तो मिसलेनियस बना के डाल देंगे उसमें। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच, इसको करिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए भाई, धन्यवाद।